मैन बोर्ड सिस्टम, ये भी रिकॉइल सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें हम लोग वी रिकॉइल के साथ एक्स रिकॉइल का कंसेप्ट सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि जितने रिकॉइल सिस्टम्स होते हैं जिनमें इनिशियली रिकॉइल सिस्टम कौन से होते हैं, एक बार वापस से रिवाइज कर लो। गन बुलेट सिस्टम रिकॉइल सिस्टम है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था मैन प्लैंक सिस्टम जो है वो रिकॉइल सिस्टम है। तो इन सिस्टम्स के अंदर होता क्या है, जैसे ये ले लो मैन बोर्ड सिस्टम, मैन बोर्ड के इस कॉर्नर पर खड़ा हुआ है और ये बोर्ड पानी के अंदर है। ये बोर्ड का सेंटर ऑफ मास है mb और ये पर्सन का सेंटर ऑफ मास है m। अब कहानी ऐसी है, जब ये पर्सन आगे चलने की कोशिश करता है तो बोट पीछे की तरफ रिकॉइल करती है। अगर हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो वी रिकॉइल निकालने का मैंने आपको एक शॉर्टकट दे दिया था, वो था माइनस सिग्मा एम वी डिवाइडेड बाय एम प्लस सिग्मा एम। इसमें मैंने बता दिया था सिग्मा एम वी में तो सबका मोमेंटम आता है, बस नीचे सिग्मा एम में उनका मोमेंटम आता है जिनका रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व किया गया हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते वक्त जब हम एक्चुअल मोमेंटम देखते हैं तो उस सिचुएशन में बोट का वेलोसिटी भी इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए बोट के साथ उस पर्सन का मास आ जाता है। तो सिग्मा एम का कंसेप्ट अब हमारा पूरा क्लियर है। तो ये तो हो गया वी रिकॉइल। अब ये बोट का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी तो पीछे की तरफ आएगा, तो इस मैन के आगे जाने से बोर्ड का सेंटर ऑफ मास पीछे आएगा, दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, ये रहा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम है और इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की 0 होगी। तो यहाँ जब पर्सन आगे बढ़ेगा बोर्ड पीछे चलेगा और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि पर्सन और बोर्ड दोनों अपने सेंटर ऑफ मास पर आकर के एक साथ मिले, ठीक है ना। फिर क्या होगा, पर्सन आगे चला जाएगा, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास पीछे आ जाएगा, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। तो इस मैन बोर्ड सिस्टम में मैन अगर आगे जाता है तो बोर्ड का रिकॉइल पीछे की तरफ होता है। अब अगर हम रिकॉइल डिस्प्लेसमेंट निकालें तो उसका तरीका हो जाता है सेम बिल्कुल, माइनस सिग्मा एम एक्स बाई एम प्लस सिग्मा एम। अब सिग्मा एम में उनका मास आएगा नीचे जिनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखा गया। अब ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते नहीं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। वो सेंटेंसेस क्या है वो देखो। जैसे इस मैन बोर्ड सिस्टम में मैं आपको 2-3 डायग्राम से दिखाता हूँ। मैन यहाँ पर था, मैन को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हुए चल रहे हैं, तो मैन यहाँ पर था, ये मैन का सेंटर ऑफ मास था स्मॉल एम, ये बोर्ड का सेंटर ऑफ मास था कैपिटल एम। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मैं यहाँ पर रेड कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था। मैन आगे चला, बोर्ड पीछे चला, बट सिस्टम जो है वो जैसा पहले था वैसा बाद में रहा। तो आप मैन ने क्या नोटिस किया कि यार वो तो आगे खसक गया, बोट ने क्या नोटिस किया कि बोट का सेंटर ऑफ मास पीछे आ गया, ठीक है ना। ये बोट का हो गया, ये मैन का हो गया, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपने क्या नोटिस किया, वो एक्जैक्टली वहीं का वहीं है। तो मैन इधर से पास आता जा रहा है, बोट इधर से पास आता चला जा रहा है और सिस्टम वहीं का वहीं है। अब क्या हुआ, दोनों फाइनली अपने सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर आकर के एक साथ मिले। तो मैन भी यहीं पर है, बोट भी यहीं पर है, दोनों का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिस्टम पर आकर के दोनों पहली बार कोइंसाइड किए, मैन और बोट। अब क्या हुआ, मैन आगे निकल गया, बोट पीछे चला गया, तो फाइनली मैन इधर पहुंचा, अभी फाइनली नहीं, अभी जगह बाकी है, और बोट का सेंटर ऑफ मास इधर पहुंचा, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्जैक्टली वहीं का वहीं है। अब क्या हुआ, मैन बोट के एक कॉर्नर पर पहुंच गया इधर और बोट का सेंटर ऑफ मास इधर पहुंच गया, बट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जैसा पहले था वैसा अभी भी है। तो मैन को लगा कि वो बोट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर आ गया, तो मैं इधर डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको। तो मैन को लगा कि वो बोट के इस कॉर्नर से वो बोट के इस कॉर्नर पर आ गया, ठीक है ना। तो मैन को तो लगा कि यार वो तो दूरी जो कवर करके जा रहा है वो बोट के बराबर जा रहा है, पर आपको खुद दिखाई दे रहा है कि यार ये दूरी बोट के बराबर नहीं कवर कर रहा, ये तो एक्चुअली में इतनी सी दूरी कवर कर रहा है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर चलना शुरू करूँ तो मेरे को तो लग रहा है यार मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, पर ये भी तो पीछे खिसक रहा है। वो तो दिखाई देगा किसको, हमको, क्योंकि हम लोग इसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैन को क्या फील होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू मैन या विद रिस्पेक्ट टू बोट, मैन ऑब्जर्व्स दैट he has displaced from one end of boat to other end of boat। तो मैन को क्या फील होगा, ये तो हो गया ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन, ये तो हो गया ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा वो था ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर यही ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड देखें तो बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो मैन को तो यही लगेगा यार वो बोर्ड के एक कॉर्नर से बोर्ड के दूसरे कॉर्नर तक चला गया, ठीक है ना। ये रहा पर्सन यहाँ था और उसको लगा कि वो इधर से इधर चला गया। तो ये जो चीज है दिस इज व्हाट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। तो ये डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड है। तो जब कोई कहता है मैन बोर्ड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर गया, तो ये जो लेंथ ऑफ बोर्ड के बराबर का डिस्प्लेसमेंट है ये ग्राउंड से नहीं दिखाई देगा, ये इस पर्सन को विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड दिखाई देगा, तभी इसको बोर्ड रेस्ट पर दिखाई देगी, पीछे आती हुई नहीं दिखाई देगी और इसका डिस्प्लेसमेंट उसे एल फील होगा। तो मैन ऑब्जर्व्स दैट ही हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ बोट टू अदर एंड ऑफ बोट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट is called relative displacement, ठीक है ना। तो जब सवाल में ये बोला जाता है मैन बोर्ड के एक एंड से दूसरे एंड चला गया और आपने बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट एल ले लिया, लेंथ ऑफ बोर्ड के बराबर ले लिया, तो आपने किसका डिस्प्लेसमेंट लिया, सिर्फ और सिर्फ मैन का विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड लिया, बोर्ड को आपने पीछे जाते हुए नहीं देखा। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स रिलेटिव का जो वैल्यू हो गया, अब मैं यहाँ पर विद प्रॉपर साइन लिख रहा हूँ, तो राइट साइड की तरफ हो गया विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड और इस चीज का नाम होगा एक्स रिलेटिव, और इस एक्स रिलेटिव का जो वैल्यू हो गया वो हो गया प्लस एल। अब अगर हमें रिकॉइल निकालना है किसका, बोर्ड का, तो हमें देखना पड़ेगा ग्राउंड से। जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो पर्सन के डिस्प्लेसमेंट में से बोर्ड का
ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए पर्सन का मास भी बोर्ड के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्स रिकॉइल का वैल्यू आया, मैंने लगाया माइनस, अब m इंटू एक्स, अब जो हमने एक्स रिलेटिव ऑब्जर्व किया है उसका वैल्यू डाल दो l डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और साथ में पर्सन का मास आ गया स्मॉल m। तो ये जो आया ये बोर्ड का रिकॉइल डिस्प्लेसमेंट आया, माइनस से इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन के आगे जाने से बोर्ड पीछे की तरफ आया। ठीक, अब अगर हम पर्सन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालें तो पर्सन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स रिलेटिव प्लस एक्स रिकॉइल विद प्रॉपर साइन। अब एक्स रिलेटिव की वैल्यू हो गई l और एक्स रिकॉइल पीछे की तरफ होने से ये हो गया ml डिवाइडेड बाय m प्लस m, यानी पर्सन एक्चुअली में जितना चलना चाहिए उससे कम चला और पर्सन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आया हमारे पास, एलसीएम ले लो, कैपिटल ml बाय m प्लस m। ठीक, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो जब चीजें विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड देखी जाती हैं तो ऐसी चीजों को रिलेटिव चीजें नाम देते हैं, और जब भी रिलेटिव देखते हैं तो नीचे उस चीज का मास आता है। अब जैसे एग्जांपल फ्रेम करते हैं, अब सेकंड एग्जांपल आप ये ले लो, अब एक साथ 10 बंदे चला दो, किसने रुका है, और न्यूमेरिकल सेट कर लो। जैसे ये पर्सन नंबर ए है और इधर पर्सन नंबर बी है। ठीक, और लैंग्वेज सुनना अब आप, ये पर्सन ए का मास एम ए आपको दे रखा है 60 kg, पर्सन बी का मास एम बी आपको दे रखा है 40 kg, और बोर्ड का मास आपको दे रखा है 100 kg, और दोनों के बीच का सेपरेशन या लेंथ ऑफ बोर्ड आपको दे रखा है, ये लेंथ ऑफ बोर्ड का वैल्यू है समथिंग 1 मीटर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ए एंड बी एक्सचेंजेस देयर पोजीशन। तो ए और बी जो है वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। फाइंड पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोर्ड और दूसरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इनके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैन ये वाला इधर गया, ये वाला इधर आया, तो और हमने बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट लिया ही नहीं, तो इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में आते हैं, तो एक्स रिलेटिव ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हो गया प्लस 1 मीटर, और एक्स रिलेटिव ऑफ बी इज इक्वल्स टू माइनस 1 मीटर। अब आपको एक्स रिक्वाइल निकालना है, तो अब आप फॉर्मूला चला दो, तो एक्स रिक्वाइल इक्वल्स टू माइनस सिग्मा एम एक्स बाई एम प्लस सिग्मा एम। अब क्योंकि दोनों का ही हमने रिलेटिव देखा है, किसी का भी हमने एक्चुअल देखा ही नहीं है डिस्प्लेसमेंट, तो फिर क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमें पता नहीं यार बोर्ड कितना डिस्प्लेस करिए। तो अब एक्स रिक्वाइल की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू होगी माइनस, अब एम एक्स का वैल्यू हम डालते हैं, तो पहले पर्सन का एम हो गया 60, x1 दूसरे का हो गया 40 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे मास ऑफ बोट हमारे पास आ गया 100, और क्योंकि दोनों का रिलेटिव है तो दोनों का मास यहाँ पर एड अप हो गया। तो अब सिंप्लीफाई करें तो एक्स रिक्वाइल की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 60 माइनस 40 इज 20 डिवाइडेड बाय 200, आंसर आ गया माइनस का 1/10 मीटर, यानी नेगेटिव का 0.1 मीटर। तो बोट जो है कहाँ की तरफ रिक्वाइल कर रही है, इधर की तरफ रिक्वाइल कर रही है, तो ये जो पर्सन है 1 मीटर से कम चलेगा क्योंकि बोट पीछे आ जाएगी 0.1 मीटर। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालोगे तो वो हो जाएगा एक्स रिलेटिव प्लस एक्स रिक्वाइल। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो गया, एक्स रिलेटिव का वैल्यू हो गया 1, एक्स रिक्वाइल का वैल्यू हो गया 0.1, आंसर आया 0.9। तो पहला वाला पर्सन 0.9 मीटर चला, दूसरे वाले पर्सन का देखेंगे तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, एक्स रिलेटिव प्लस एक्स रिक्वाइल। अब ये पर्सन इधर जा रहा है एज वेल एज बोर्ड भी इधर जा रहा है, तो ये जरूरत से ज्यादा चलेगा, तो देखना अब इसका क्या होगा। एक्स रिलेटिव हो गया -1, एक्स रिक्वाइल भी हो गया 0.1, आंसर आ गया देखो अपने आप आ रहा है ना 1.1 मीटर। तो पर्सन भी ज्यादा चल गया क्योंकि बोट उसके साथ साथ चला, और पर्सन एक कम चला क्योंकि बोट उसके अपोज में चला। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा सिचुएशन रहा। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ये एलन के बिगनर बॉक्स का प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि ये प्लैंक है, 100 kg मास है, बाकी डाटा मैंने दे ही रखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, एज शोन इन डायग्राम सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ सरफेस। तो ये बताने के लिए कि भाई सिस्टम आइसोलेटेड है, ए एंड सी एक्सचेंजेस देयर पोजीशन, ए और सी अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। व्हाइल बी रिमेंस एट रेस्ट, अब बी रेस्ट पर रहता है। अब पंगा ये है कि कहां से रेस्ट पर रहता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। देखो जब कुछ नहीं बोला गया तो फिर हम लेते हुए चलते हैं कि ग्राउंड से देखने पर बी रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, कि बी रेस्ट पर हमें ग्राउंड से दिखाई दे रहा है, तो ये मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है कि बी चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या सीन है। देखो इसको प्रैक्टिकली ऐसे एग्जांपल लेकर के चलो, जैसे मान लो कि बोट के ऊपर दो तरीके के रेस्ट के केसेस हमारे पास आते हैं, एक रिलेटिवली रेस्ट, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, ठीक है ना। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है ना, मैं ग्राउंड के ऊपर रिलेटिवली रेस्ट पर हूं, ठीक है ना। अच्छा कोई पर्सन मेरे को अगर स्पेस से देख रहा होगा तो वहां से देखने पर मैं उसे अर्थ के साथ साथ घूमता हुआ दिखाई दूंगा। तो रिलेटिवली रेस्ट शब्द का मतलब ये होता है कि वो पर्सन अपने हाथ पांव चलने के लिए नहीं मार रहा, ठीक है ना, बट वो फ्रेम के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा अगर हम उसको बाहर से देख रहे होंगे। जैसे एग्जांपल ट्रेन का ले लो, एक पर्सन ट्रेन की सीट पर बैठा हुआ है तो वो रिलेटिवली रेस्ट पर है, पर ग्राउंड से देखने पर तो वो जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, किसके साथ, ट्रेन के साथ। अब दूसरा केस लेते हैं कि कोई पर्सन ग्राउंड से देखने पर रेस्ट पर है, तो ग्राउंड से देखने पर कब रेस्ट पर होगा, तो भाई मान लो उसका फ्रेम इधर जा रहा है, ठीक है ना, यूं करके जा रहा है, और वो इस फ्रेम की वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए इधर तरफ जा रहा है, तो फ्रेम इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो वो ग्राउंड से देखने पर एक ही जगह पर दिखाई दे रहा है, रेस्ट पर दिखाई दे रहा है। तो जो पर्सन ग्राउंड से देखने पर रेस्ट पर दिखाई देता है तो वो हाथ पांव तो मार रहा होता है, बट उसके हाथ पांव जो फ्रेम की वेलोसिटी है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका एग्जांपल ले लो ट्रेडमिल, कि कोई पर्सन ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहा है, ठीक ना, ट्रेडमिल तो आप सब जानते ही हो,
तो ये तो है नहीं ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते इंडिया से पाकिस्तान निकल जाएगा। तो ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है तो वो ग्राउंड से देखने पर, जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो यार हमें तो एक ही जगह पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेडमिल की बेल्ट की वेलोसिटी को वो पर्सन दौड़ करके कैंसिल आउट कर दे रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है। ग्राउंड से देखने पर नेट वेलोसिटी हमें जीरो दिखाई देती है, पर वो एफर्ट तो मार रहा है ना चलने के लिए, वो मेहनत तो कर रहा है, बट उसके एफर्ट काउंट नहीं हो पा रहे क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहे हैं। तो लैंग्वेजेस बड़ी संभाल करके इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, सोच समझ करके देखनी है। तो बी रिमेन्स एट रेस्ट, जब कुछ नहीं बोला गया तो ग्राउंड से बोला गया, ठीक है ना। तो ग्राउंड से देखने पर ये बी रेस्ट पर है, मतलब ये फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और फ्रेम की वेलोसिटी को ये कैंसिल आउट कर रहा होगा, ये इस चीज का मतलब है। तो ग्राउंड से देखने पर भी रेस्ट पर है, तो अगर फ्रेम इधर जा रहा होगा तो ये भी इधर जा रहा होगा, ठीक है ना। फिलहाल हमें पता करना है फाइंड रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो फाइंड रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे पता करें और क्या लगाया जाए? तो तरीका तो एक ही है, एक्स रिक्वायल लगाओ। देखो अब इस एक्स रिक्वायल के अंदर माइनस सिग्मा एम एक्स, अब थोड़ा ध्यान देना आप इसके अंदर, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, एम प्लस सिग्मा एम। अब देखो ए का डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां से यहां तक लिया, मतलब मैंने ए का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट माना, सी का डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां से यहां तक लिया, और बी का डिस्प्लेसमेंट कितना लूं? बी का डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना फ्रेम के अपोजिट होगा, पर ग्राउंड से देखने पर हमें वो डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से देखने पर चाहिए, तो ग्राउंड से देखने पर तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट। तो यहां पर हम ए का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो ए के लिए हो गया 60 × 1, बी के लिए सी के लिए हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो ये हो गया 80 × -1, और बी को देख रहे हैं हम ग्राउंड से, तो बी का मास हो गया 40 और ग्राउंड से देखने पर वह वहीं दिखाई दिया यानी × 0। तो इन दोनों का तो रिलेटिव देखा और इसको हमने ग्राउंड से ऑब्जर्व किया, डिवाइडेड बाय m प्लस सिग्मा m, m प्लस सिग्मा m में बोर्ड का मास आ गया विच इज 100, ए का मास आ गया विच इज 60, सी का मास आ गया विच इज 80, पर बी का मास नहीं आया क्योंकि हमने इसके मोशन को कहां से ऑब्जर्व किया? ग्राउंड से ऑब्जर्व किया। तो अब फाइनली मेरे पास रिक्वायल आ गया, एक्स रिक्वायल की वैल्यू आ गई और एक्स रिक्वायल की वैल्यू आ गई। इनको अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ये होगा 80 यानी -20 और इधर तो 0 ही हो गया, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया 240, आंसर में मेरे पास आ गया +1/12। तो +1/12 मीटर। इस बात का मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब ये निकला कि ये प्लैंक राइट साइड की तरफ गया, इसमें मैं इंडिकेट नहीं कर रहा, ये प्लैंक राइट साइड की तरफ गया 1/12 मीटर। सी इधर की तरफ गया, उसे फालतू चलना पड़ा होगा, ए इधर की तरफ नहीं, सी को कम चलना पड़ा होगा, ए को ज्यादा चलना पड़ा होगा, और बी कहां गया? तो बी ग्राउंड से देखने पर वहीं का वहीं रहा, रिलेटिवली क्या कर रहा है? तो बी रिलेटिवली इस प्लैंक के वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए या प्लैंक के मोशन को कैंसिल करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो प्लैंक अगर इधर खिसक रहा है तो बी इधर खिसक रहा है, प्लैंक जितना खिसक रहा है बी उतना ही खिसक रहा है, और ग्राउंड से देखने पर हमें वो 0 दिखाई दे रहा है, ये इस चीज का मतलब है। तो अब अगर हम एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए देखें तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्लस रिक्वायल। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, रिलेटिव का वैल्यू हमारे पास ए का 1 मीटर है और रिक्वायल का वैल्यू हमारे पास +1/12 आ रहा है। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी देखें वो तो 0 ही है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो रिक्वायल के इक्वल अपोजिट हो जाएगा। तो ये बात यहाँ से भी प्रूव होगी। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी देखें तो ये मेरे पास आ रहा है एक्स रिलेटिव -1 +1/12 मीटर। तो ये इसके फाइनल आंसर्स हुए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से और कहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और लेते हैं और उसकी लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। अब देखो जो अभी हमने प्रॉब्लम किया, मैं उस सेम प्रॉब्लम की लैंग्वेज ट्विस्ट कर रहा हूं थोड़ी सी। इन दोनों पर्सन्स के मास 50 kg हैं, इससे आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। ए बी एंड सी, प्लैंक का मास हमारे पास वही सेम 100 kg और इस पर्सन का मास भी मैं 50 ले रहा हूं। लेंथ ऑफ प्लैंक एज इट इज 1 मीटर। अब लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज ये ए एंड सी एक्सचेंजेस देयर पोजीशन। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब इनके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 1 है, इसका -1 है, एक्सचेंजेस देयर पोजीशन। दूसरा ए एंड बी कर लेता हूं। वाइल सी, ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, सी रिमेन्स रिलेटिवली एट रेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? सी जो है इस प्लैंक के हिसाब से नहीं चल रहा, मतलब ये हाथ पांव नहीं मार रहा। हाँ, ग्राउंड से देखने पर चलता हुआ दिखाई देगा, मतलब हाथ पांव नहीं मारेगा, प्लैंक के साथ साथ ड्रैग होता हुआ दिखाई देगा। तो सी रिमेन्स रिलेटिवली एट रेस्ट। तो अब हमारे पास सारी जानकारी आ चुकी है, फाइंड आउट वही सेम चीज है, एक्स रिक्वायल एंड एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो ये हमें पता करने हैं, ठीक है ना, और इनका मीनिंग समझना है। तो देखो ए हाथ पांव मार रहा है, ठीक है ना, और सी भी हाथ पांव मार रहा है, बट सी हाथ पांव नहीं मार रहा, वो सिर्फ और सिर्फ वो रिलेटिवली रेस्ट पर है, मतलब बोर्ड से देखने पर या प्लैंक से देखने पर वो उस जगह पर रुका हुआ है, ठीक है ना, बट ग्राउंड से देखने पर वो प्लैंक के साथ साथ आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पर्सन ट्रेन में देखने पर तो रेस्ट पर है, तो ग्राउंड वाला देखेगा तो ट्रेन के साथ साथ आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब हमें पता करना है रिक्वायल। तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये हो गया 1 मीटर, इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो हमने तीनों के ही रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस ले लिए, ठीक है ना। अब ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन के लिए हम पहले रिक्वायल निकाल लेते हैं। तो एक्स रिक्वायल, अब आप फॉर्मूला लगा लो, तो फॉर्मूला लगेगा माइनस सबका mx आ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 50 × 1
इधर वाले का हो जाएगा -15 to 1 और बीच वाले पर्सन का 0 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया टोटल मास में आ गया बोट का मास और साथ में तीनों का, क्योंकि तीनों का ही हमने रिलेटिव ऑब्जर्व किया तो तीनों का मास हो गया 150। पर मजे की बात है ऊपर से कट गया तो एक्स रिक्वाइल ही नहीं हुआ, मतलब बोट इस सिचुएशन में रिक्वाइल ही नहीं कर पाया, एक्स रिक्वाइल का वैल्यू कितना हो गया 0। मतलब इसके चलने से जो इफेक्ट आया, इसके चलने से जो इफेक्ट आ रही तो चला ही नहीं, तो इफेक्ट कहां से आया, तो इन दोनों के इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और बोट का कोई रिक्वाइल नहीं हुआ या प्लैंक का कोई रिक्वाइल नहीं हुआ और ग्राउंड से देखने पर हमें वो रेस्ट पर दिखाई दिया। तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अगर हम देखें तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस रिक्वाइल। रिलेटिव हो गया 1 मीटर और रिक्वाइल हुआ ही नहीं, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव के ही बराबर हो गया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी देखें तो वो हो गया अगेन रिलेटिव प्लस रिक्वाइल, रिलेटिवली वो चला ही नहीं, ठीक है ना, और रिक्वाइल वाला हुआ ही नहीं, तो बी ग्राउंड से देखने पर भी रेस्ट पर दिखाई दिया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी देखें तो रिलेटिव प्लस रिक्वाइल, अच्छा ये सी का नाम इधर सॉरी ये आप नाम चेंज करके इसको सी कर लो, मैं नाम गलत है क्या। अब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी देखें तो बी का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट यानी इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स रिलेटिव प्लस एक्स रिक्वाइल और रिजल्ट मेरे पास आ गया एक्स रिलेटिव हो गया -1, रिक्वाइल का वैल्यू हो गया 0 यानी आंसर आया -1। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉब्लम का आपके लिए स्ट्रक्चर जिसमें हम लोगों ने रिक्वाइल डिस्प्लेसमेंट देखा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कोलिजन की तरफ। थैंक यू सो मच।